सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि मेरी आवाज़ आप लोगों को अच्छे से आ रही होगी एंड आई ऑल्सो नो दैट यू विल बी सरप्राइज्ड बाय सीइंग माय बर्ड लुक। ओके, तो चलो जो भी है, तो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग क्लास करने वाले हैं और बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि बहुत बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि सर सोशल स्टडीज़ में हमें कंप्लीट करना है एक पर्टिकुलर हर क्लास के। तो हम कोशिश करेंगे सोशल स्टडीज़ को, हाँ, क्लास वाइज हम स्टार्ट करेंगे। ये एक अलग सीरीज़ है जो कि मैं चलाता रहूँगा साथ में, और अदर सब्जेक्ट्स भी हम कंटिन्यू करते रहेंगे। बट सोशल स्टडीज़ की खास बात ये है कि इसे अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ आप अपने एकेडमिक्स, ठीक है, आप अपने एकेडमिक्स को तो हैंडल करते ही हैं, साथ ही साथ आप अपना एक नींव मजबूत करते हैं, अपना एक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं। किसके लिए? गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए भी। ठीक है, तो बस बेसिकली ये जो क्लास है ये आपको हेल्प करने वाला है प्रिपरेशन ऑफ मैनी अदर एग्जाम्स ऑल्सो। जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए तो एकेडमिक्स में हेल्प करेगा ही, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चे हैं उनको ये पर्टिकुलर चैप्टर्स या ये जो सीरीज़ है ये हेल्प करने वाला है। बहुत सारे जो भी एग्ज़ाम्स आप देखते हैं ना, जैसे CGL होता है, ठीक है, और स्टेट लेवल के तो बहुत सारे एग्जाम्स, क्योंकि पर्टिकुलरली मैं उड़ीसा को बिलोंग करता हूँ, तो उड़ीसा स्टेट के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, OSSC हो, OSSC हो, इनमें हिस्ट्री आता है, राइट, उसमें बहुत हेल्प होने वाला है आपको, चाहे वो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स हो, बहुत सारे अदर सोशल स्टडीज़ के ब्रांच हो। तो स्टेट PSC के एग्ज़ाम्स में, UPSC के लिए NCERT बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये हमारा सीरीज़ प्योरली NCERT पे बेस्ड है। तो एक अच्छा खासा आप UPSC का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप NCERT इसको रिवीजन करने के लिए आपको ये बहुत सही मिल जाएगा एक जगह, ठीक है, जिसे हम कहते हैं NCERT की जिस्ट पढ़ना। बड़ा फेमस है ये कॉम्पिटिटिव बच्चों के बीच, जिस्ट ऑफ NCERT। सो वो आप कर सकते हो। ओके, ग्रेट, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर हम 4 वर्ड देख रहे हैं। ये ऑब्वियसली क्लास 6 की पहली चैप्टर है, ठीक है, क्लास 6 का पहला चैप्टर हिस्ट्री का, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। यहाँ पे हम 4 वर्ड देख रहे हैं। व्हाट मीन्स हम किन चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। बेसिकली हम सिविलाइजेशंस के बारे में जानने वाले हैं। ह्यूमन बींग्स के, जो इंसान जो तरक्की करता हुआ आ रहा है, राइट, वो 2 दिन की नहीं है। ओके, इट्स नॉट अ 2 डे मैटर। ओके, तो ये कई सालों से चला आ रहा है। तो हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं? बेसिकली हम ह्यूमन सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वो किस तरह से स्टार्ट हुआ, राइट। इस तरह से आप चैप्टर को समझोगे ना, कहाँ, वेयर, कहाँ पर ज़्यादातर सिविलाइजेशंस हुए, तो उन प्लेसेस को हम डिस्कस करेंगे जहाँ पर ज़्यादातर सिविलाइजेशंस हुए हैं, ठीक है। बेसिकली ये हम इंडियन पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, तो इंडियन सिविलाइजेशंस की हम बात करेंगे। हाउ, किस तरह से सिविलाइजेशन हुआ, द प्रोसेस, जिस वजह से ये सिविलाइजेशंस आगे बढ़ा, या किस तरह से इंसानों ने तरक्की की और आज हम वहाँ हैं, ठीक है, हम इस पोजीशन में हैं, ठीक है। व्हेन, कब हुआ, भाई कब हुआ, ऑल आर इन कैपिटल्स, सो लेट्स राइट इट इन कैपिटल्स। व्हेन, डेट, राइट, यस, हम डेट्स के बारे में भी जानेंगे। हम जानेंगे ह्यूमन सिविलाइजेशंस के बारे में, उन जगहों के बारे में जहाँ ह्यूमन सिविलाइजेशंस हुआ, किस तरीके से ह्यूमन सिविलाइजेशंस हुआ और कब हुआ। तो ये 4 चीज़ों का निचोड़ जो है वो आपके इस चैप्टर में आपको मिलेगा, ठीक है, करेक्ट। इसके लिए देखिए आपको कुछ मैप्स की जानकारी रखनी होगी। ओके, मैप्स की जानकारी आपको रखनी होगी, बेसिकली इंडियन मैप। तो आप अपने स्क्रीन के कॉर्नर में एक मैप देख रहे हैं, राइट, वहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं कि इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है। इंडिया में बहुत सारे हम जो कंट्रीज़ देखते हैं ना अपने आसपास, यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान, इराक तक भी आप चले जाएं, वो सारे जो कंट्रीज़ थे ना, उस टाइम पे कोई रिजिड बाउंड्री नहीं थी जो उनको डिफ्रेंशिएट कर पाती थी, क्योंकि ह्यूमन सिविलाइजेशन उस समय पनप रही थी, राइट, वो आ रही थी, बन रही थी। इसलिए तो हम जब इन मैप्स के बारे में पढ़ेंगे या जब भी हम ह्यूमन सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हम कंट्रीज़ के बीच ये उतनी भेदभाव हम इस समय नहीं देखेंगे कि सर आप इंडियन सिविलाइजेशंस के बारे में बात कर रहे हो, आप मैप दिखा रहे हो हमको इराक का, अफ़गानिस्तान का, वो सब एक ही था, राइट, वो सब एक ही था। क्लियर? तो इस बात को आपको क्लियर रखना है। अब पहले चीज़ में जाएँ, हम तो ह्यूमन सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं भाई, ये तो बात क्लियर हो गई। कहाँ,
किन जगहों पर ह्यूमन सिविलाइजेशंस हो रही होगी, या आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। तो इस टॉपिक को अभी हम क्लियर करेंगे। अब तक आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ग्रेट, ओके देन। कोई भी इशू हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरी एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जो कि जिसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ऑब्वियसली, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज़रूरी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगे। क्लियर, ओके। हाँ, तो हम बात कर रहे थे यस कि आगे हम जब पढ़ने वाले हैं, व्हाट का तो पता चल गया हम क्या पढ़ने वाले हैं, वेयर। अब देखते हैं वेयर। पीपल लिव्ड नियर रिवर बैंक्स। एवरीबडी नोज दैट वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ, राइट। सबको पता है कि पानी है, जल ही जीवन है, आप भी जानते हो। तो रिवर के बैंक में यानी नदी के किनारे में, नदी कुल्लौरे फॉर ओडिया स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग मी इन उड़ीसा, राइट, वहाँ पर लोगों ने रहना शुरू किया थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। ठीक है, क्योंकि अभी आपके लिए डेट इंपॉर्टेंट नहीं है कब स्टार्ट होता है क्या। जैसे जैसे आपके स्टैंडर्ड बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम चैप्टर्स में बढ़ते जाएंगे आगे, वैसे ही हमको और स्पेसिफिक नॉलेजेस गेन करना होगा, राइट। ओके, तो कई हजारों साल पहले हम चलते हैं। ठीक है, मैं नहीं ले जा रहा आपको, एनसीईआरटी ले जा रही है आपको। ठीक है, तो दे वेयर गैदरर्स। अब ये कौन होते हैं भाई गैदरर्स? गैदरर्स का मतलब होता है चीज़ों को गैदर करना, इकट्ठा करना। तो जो चीज़ों को इकट्ठा करके खाते हैं, जैसे कुछ सामान वहाँ पड़ा हुआ है, नॉट सामान लाइक कोई डस्टबिन से कचरा गिरा हुआ है, वो नहीं। गैदरर्स का मतलब होता है कि चलो आज खाना ढूंढने चलें। तो इंसान वही कर रहा था, खाना ढूंढने जाता था। ढूंढने का मतलब कोई पेड़ का जड़ खा रहा है, कोई पेड़ के पत्ते खा रहे हैं, जानवरों को मार कर खा रहे हैं। तो बेसिकली हंटर्स जो होते हैं वो गैदरर्स के साथ जुड़े होते हैं। यानी कहा जाता है इंसान उस समय में हंटर गैदरर हुआ करता था। उसे ये नहीं पता था कि चीज़ों को हम उगा सकते हैं, कल्टीवेशन के बारे में नहीं पता था, आग के बारे में उसे नहीं पता था कि चीज़ों को पका सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे वो चीज़ों को जानने लगा। अब देखो प्रिसाइज लोकेशन हमें जानना है। सुलेमान और किर्थर हिल्स जो हैं ये नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है इंडिया से। देखें तो आपको साइड में आपको उसका इमेज दिख रहा होगा अभी। ठीक है, जहाँ पर वुमेन और मैन फर्स्ट बिगेन ग्रोइंग क्रॉप्स। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन आपके पास आ गया कि भाई इंसानों ने सबसे पहले क्रॉप्स ग्रो करना कहाँ शुरू किया, सुलेमान और किर्थर हिल्स में। कहाँ पर है आप लोगों ने मैप में देखा, राइट। तो वहाँ पर उन्होंने पहले क्रॉप्स ग्रो करना शुरू किया। क्रॉप्स कौन कौन से थे? लाइक वीट एंड बार्ले। मार्क, ऑलवेज मार्क, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैंने राइस नहीं लिखा हुआ है, राइट, यानी राइस की प्रोडक्शन या कल्टीवेशन उस टाइम पे नहीं हो रही थी। वीट और बार्ली 8000 साल पहले की बात है ये, 8000 ईयर्स को। धीरे धीरे लोगों ने क्या किया कि जब उनको कल्टीवेशन के बारे में पता चला, वो कल्टीवेट करना शुरू किए, तो वो एक जगह पे रहना शुरू करेंगे, राइट। जब वो एक जगह पे रहना शुरू करेंगे तो वो गाँवों में रहना शुरू करेंगे। लोग जहाँ पर एक जगह बनाकर रहते थे, कुछ लोग साथ मिलकर रहते थे, उसे गाँव कहा जाने लगा। ओके, तो वो दे स्टार्टेड लिविंग इन विलेजेस एंड यस दे स्टार्टेड रियरिंग एनिमल्स ऑल्सो। शीप, गोट और कैटल्स, मवेशी यानी कि गाय और भैंसे, उन्होंने पालना शुरू किया। क्योंकि भाई जब वो उसे पालेंगे तभी तो वो क्या करेंगे कि उनसे भी कुछ चीज़ें लेंगे ना। दूध का उत्पादन करना उन्होंने शुरू किया है, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि सुलेमान और किर्थर हिल्स कहाँ पर है। सुलेमान और किर्थर हिल्स नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है, जो कि हम अगर तुम मैप में देख रहे होगे तो तुम्हें अच्छे से पता चल रहा होगा, राइट, अफगानिस्तान के आसपास। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? ओके, सो एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। आप इसका नोट्स खुद अभी बना भी सकते हो, लिख भी सकते हो, और ये हो सकता है कि मैं आप लोगों को वो नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। क्लियर, ग्रेट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम बात करेंगे इस ऑब्वियसली अब जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है इसमें हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। मैं आप लोगों को उस समय बता रहा था राइस के बारे में, राइट। तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि राइस का कल्टीवेशन सुलेमान और किर्थर हिल्स में नहीं हुआ। राइस की कल्टीवेशन हुई है नॉर्थ विंध्याज में। अब ये विंध्याज कहाँ है आप लोग वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। उस जगह पे राइस के कल्टीवेशन को स्टार्ट किया गया था। अब क्या हुआ, इंसान जो है वो कई सारे कारणों से अपनी जगहों को छोड़कर भी इधर उधर जाने लगा। सिर्फ एक जगह पे रहना उसे पसंद नहीं था। क्या कारण थे? कई बार मजबूरी थी, कई बार वो अपने शौक से जाता था। मजबूरी क्या थी भाई? कमाना खाना है, लाइवलीहुड के चक्कर में उसे तो जाना पड़ेगा, ठीक है, आप जानते हो। ओके, फॉर लाइवलीहुड, ओके, ऑब्वियसली पेट पालना है, लाइवलीहुड, पैसे कमाने हैं, उसके लिए वो इधर उधर जाते थे। ओके, ऑब्वियसली एट दैट टाइम देयर वाज नो मनी, ओके, बट बाय द टाइम, समय के साथ साथ
जब लोभ आने लगा इंसान के अंदर तो वो लाइवलीहुड के लिए इधर उधर जाने लगा। कई बार तो अपने आप को सिर्फ बचाने के लिए वो इधर उधर जाते थे कि भाई खाना उस तरफ ज़्यादा है, चलो उस तरफ चलते हैं, दैट सिंपल। एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स, अब वो जिस जगहों पे रहते हैं अगर वहाँ पे फ्लड्स आ रहे हैं, ड्रॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, अर्थक्वेक्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? नेचुरल टेंडेंसी यही है ना कि वो अपनी जान बचाएं। सेल्फ डिफेंस इज द ग्रेटेस्ट डिफेंस। ओके, everyone is free to save their lives, so they'll escape from natural disasters, they'll move to another other place। इस वजह से मूवमेंट्स होती थी। थर्ड, ग्रीड, यस, थर्ड पॉइंट पे आ जाती है ग्रीड, लालच। टू कनकर अदर्स लैंड, कई बार दूसरों के ज़मीनों पे कब्जा करने के लिए इंसान क्या करने लगा, धीरे धीरे गाँवों में रहते रहते धीरे धीरे पावर बढ़ाते बढ़ाते आर्मीज फॉर्म करने लगे, एम्पायर्स फॉर्म करने लगे। तो ये एक चैप्टर एक समराइज वर्जन है। ओके, इस पर यह नहीं बोलना कि सर अभी तो केव वाली लाइफ चल रही थी, हंटर्स गैदरर्स रहे, अचानक से आर्मीज कहाँ से बनने लगी। एक ओवरऑल ये चैप्टर आपको बताती है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन किस तरह से आगे बढ़ा है। तो फिर वो आर्मीज़ की वजह से आर्मीज़ खुद आर्मीज़ बनाकर वो जगह जगह जाने लगे लोगों के ऊपर और गया ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए, टू कनकर। ओके, फिर समय के साथ क्या होता गया, एक पर्टिकुलर जगह है तो वहाँ की अपनी एक कुकिंग स्टाइल है खाना बनाने की, वहाँ पर एक अपनी कार्विंग स्टोन का तरीका है, स्टोन को कार्व करके वो कई सारे स्टेच्यूज़, इंडिया में तो कई सारे ऐसे टेम्पल्स हैं जिसको आप देखोगे तो आप बहुत चक्के रह जाओगे, यू विल बी शॉक्ड टू सी देयर फिनिशिंग। ओके, सो कार्विंग, स्टोन को कार्व करने का तरीका हर जगह का अपना अलग था। म्यूज़िक को कंपोज करना, सिंगिंग करना, ये सारी चीज़ें यानी आर्ट एंड कल्चर बेसिकली हर जगह की अलग थी। तो वो क्या करते थे, अपनी जगहों के आर्ट एंड कल्चर को दूसरी जगह जाके शेयर करते थे, राइट। अगर आप देखो तो नॉर्थ इंडियन स्टाइल्स थोड़ी अलग होती है एज़ कम्पेयर टू साउथ इंडियन स्टाइल्स, व्हेन विल ऑब्वियसली कंपेयर देम। ओके, सो कैसे होता है ये, हमने कैसे जाना साउथ की स्टाइल थोड़ी अलग है, वहाँ जाकर या वहाँ के लोगों से सीख कर। तो शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ होने लगी उस टाइम पे, लोग जब यहाँ इससे वहाँ आना जाना करने लगे, आप कह सकते हो ईस्टर्न लोग यूरोपियन कंट्रीज़ में जाने लगे, जब यूरोपियन कंट्रीज़ हमारे इंडिया में आने लगे या एशियन कंट्रीज़ में आने लगे, तो इस तरह से आइडियाज़ का शेयरिंग होने लगा है। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक सभी का क्लियर है? इफ़ एवरीथिंग इज क्लियर यू कैन जस्ट अप्रिशिएट बाय कमेंटिंग गुड स्टफ्स, राइट? ओके, ग्रेट। सो नाउ विल मूव टू अनदर पॉइंट। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे, कुछ जानेंगे मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में। आप लोग जानते हो मैन्युस्क्रिप्ट्स? पुराने ज़माने में क्या होता था ना कि लोग जो लॉ की चीज़ें होती थी, जो समाज में रहने का तरीका होता है, किस तरीके से समाज में रहा जाता है, किस तरीके से चीज़ों को हैंडल किया जाता है, दूसरे से व्यवहार कैसे किया जाता है, एक तरह से हम कह सकते हैं हमारे शास्त्र जो लिखे गए थे उसे हम इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं, जिसे हिंदी में कई बार लोग कहते हैं मनुस्मृति। ठीक है ना, मनुस्मृति, द लॉ बुक फॉर सनातनीज। ओके, सो दैट वर रिटन ऑन पाम लीव्स। पाम, आप जानते हो पाम लीव्स किसे कहते हैं? आप स्क्रीन के साइड में आप देख सकते हो पाम लीव्स। ओके, और स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ बर्क ट्रीज, ये एक तरह के खास पेड़ होते हैं, इसे भी आप देख सकते हो स्क्रीन पर, राइट, जो कि हिमालयाज में मिलता है। क्लियर? तो इन दो चीज़ों में मैन्युस्क्रिप्ट्स को ज़्यादा लिखा जाता था। ऑब्वियसली ये बहुत पॉपुलर था उस टाइम पे, आज भी कई जगह पे ये प्रिजर्व्ड हैं थैंक्स टू द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया और कंट्री, जो इन सारी एंटीक चीज़ों को प्रिजर्व करके आज भी रखा गया है, जो कि बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है। इसलिए मैं कहता हूँ बच्चों, जब भी आप घूमने जाओ, किसी बड़े जगह जाते हो, जैसे कोलकाता जाते हो, बॉम्बे जाते हो, नॉट बॉम्बे, मुंबई, दिल्ली जाते हो, बड़ी जगहों पे जाते हो, तो वहाँ पर म्यूजियम जरूर घूमो, यू विल गेन लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम देयर। ओके, इंस्क्रिप्शंस वेर रिटन इन स्टोन्स एंड मेटल्स। पुराने ज़माने के लोग ना कार्विंग किया करते थे, पत्थरों पे कुछ कुछ लिखा करते थे, मेटल्स पे कुछ लिखा करते थे, जिससे हमें बहुत जानकारी मिली, क्योंकि वो ख़त्म तो होता नहीं, मिटता तो है नहीं, राइट। हमें बहुत जानकारी मिली। मैं जिस जगह पे रहता हूँ, उड़ीसा में भी आप देखोगे तो बहुत जगह इंस्क्रिप्शंस और ऐसे बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस है। पर्टिकुलरली मेरे डिस्ट्रिक्ट के पास भी एक जगह है, जैसे हम विक्रम खोल कहते हैं, यस, दैट प्लेस इज ऑल्सो वेरी मच फेमस फॉर द इंस्क्रिप्शंस इन स्टोन्स, पर्टिकुलरली नॉट इन मेटल्स। ठीक है, तो मेटल्स हो गए या स्टोन्स हो गए, वहाँ पर इंस्क्रिप्शंस होते थे। कई बार राजाएं क्या, जो राजा होते थे वो क्या करते थे, कई सारे मैसेजेस लोगों को देते थे वो उन इंस्क्रिप्शंस के थ्रू। राजाओं से और पहले अगर जाएं तो इंसान अपने लाइफ में जो भी चलता रहता था ना, तो वो पेंटिंग्स करके, कार्विंग्स करके स्टोन्स में बताते थे, लिखते थे। जैसे वो हंटिंग करते थे तो एक वो डियर को हंट कर रहे हैं, ऐसी एक इंस्क्रिप्शन बना देते थे।
ठीक है। वो वीपन्स के इंस्क्रिप्शंस बनाते थे कि वो एक वीपन यूज़ कर रहे हैं, तो उन इंस्क्रिप्शन से बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती थी, जो कि मैं आपको इंस्क्रिप्शंस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप स्क्रीन में उस तरफ देख रहे होंगे इंस्क्रिप्शंस, राइट? ओके, सो नाउ आर्कियोलॉजिस्ट, यस, वेरी नाइस क्वेश्चन दिस इज आर्कियोलॉजिस्ट। कैन यू टेल मी व्हाट इज, हु इज़ एन आर्कियोलॉजिस्ट? आर्कियोलॉजिस्ट हम उसे कहते हैं जो क्या करते हैं, जिनका काम होता है कि पुरानी बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स को एक्सप्लोर करना, बहुत सारी चीज़ें, पुरानी चीज़ों को एक्सप्लोर करना और उससे हिस्ट्री के बारे में जानना, ठीक है। खुदाई करना और पता लगाना कि अंदर से किस तरह के टूल्स निकल रहे हैं, वीपन्स निकल रहे हैं, पॉट, कॉइन, एनिमल के या ह्यूमन बींग्स के बोन्स या फिशेस के बोन्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म के बोन्स निकल रहे हैं तो भी वो रिसर्च करने में हेल्प करते हैं। पुराने ज़माने में किस तरह के ऑर्गेनिजम्स थे उसका पता करने में हेल्प करते हैं। क्या आप लोगों को कोई मूवी की याद आ रही है इससे? अगर आप जुरासिक पार्क देखो तो उसमें आप देखोगे कि वो आर्कियोलॉजिस्ट बहुत सारी स्टडीज़ कर रहे होते हैं एक्सकवेशन करने के बाद, और उसमें कितने सारे डायनासोर्स के वो फॉसिल जो होती है ना हड्डियाँ, उनको निकालते हैं और पता लगाते हैं, अच्छा ये डायनासोर उस टाइम पे हुआ करता था, इसकी ये हाइट थी, ये विड्थ थी, इतना ताकतवर था, ये सब आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ से ही पता चलता है। तो पुरानी चीज़ों को स्टडी करने वाले लोगों को आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? इसकी प्रॉपर डेफिनेशन यही है, पर्सन्स हु स्टडी रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स, basically they study about the old remains. Okay, they are archaeologists, right? I hope कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस चैप्टर को अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक समराइज्ड वर्जन इसका, लाइन बाय लाइन, ऑब्वियसली यस। अपार्ट फ्रॉम दैट चैप्टर की सार क्या है, जिस्ट क्या है, दैट सेम वर्ड दैट आई टोल्ड यू इनिशियली। ओके, तो यस, आप लोगों ने मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में जान लिया, आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में जान लिया। गुड, नाउ लेट्स मूव टू अनदर पॉइंट। ओके, तो अब हम जानने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। फॉर एग्जांपल, आप जब भी कई सारे हिस्टोरिकल डेट्स देखते हो ना, तो आप उसमें देखते हो कि BC लिखा हुआ है, 200 BC, 300 BC। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस BC? दिस BC इज यूज्ड फॉर ऑल डेट्स दैट आर बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट। इसका मतलब भी यही हो गया ना, बर्थ ऑफ क्राइस्ट, या नॉट बर्थ ऑफ क्राइस्ट, सॉरी, बिफोर क्राइस्ट, राइट? इसी का मतलब होता है BC, यानी यीशु, क्या कहते हैं उन्हें, ईसा मसीह, या कई लोग उन्हें यीशु कहते हैं, जीसस क्राइस्ट, उनके जन्म के पहले की सभी तारीखें जो हैं वो BC कहलाती हैं। ओके, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर मैं आपसे पूछूँ कि 20 BC और 40 BC में से कौन सा ज़्यादा रिसेंट है, या विच वन इज़ नॉट ओल्डर, कौन सा जो है वो ज़्यादा रिसेंट है, वो जो पुराना नहीं है। देखिए 20 BC आपको देखने में ज़्यादातर यही लगेगा कि अरे 40 BC है, 40 BC जो है वो ऑब्वियसली बाद का है, 20 BC पुराना है। नहीं, जो BC के ज़्यादा नज़दीक हो, 20 BC यानी कि BC से 20 साल पहले, क्राइस्ट के जन्म के 20 साल पहले, ये क्राइस्ट के जन्म के 40 साल पहले, तो ये ज़्यादा पुराना है और ये कम पुराना है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, ओके, बिकॉज दिस थिंग इज समटाइम्स इट इज़ क्वाइट कन्फ्यूजिंग। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया में बात करें तो डेवलप किया कहाँ पर, ज़्यादातर गारो हिल्स, गारो, खासी, जयंतिया, वो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है हिमालयस की। मैं वहाँ पिक्चर में आप लोगों को दिखा दूंगा, आप देख भी रहे होंगे अपने स्क्रीन में, राइट? गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स एंड विंध्यास, ऑब्वियसली जो आप लोगों को पता है उसकी लोकेशन कहाँ है। नाउ पुरानी जो सिटीज़ थी वो जब फ्लोरिश हुई, या वो जब स्टैब्लिश होना शुरू हुआ, देखिए यहाँ पर मार्क करिएगा, मैंने वर्ड सिटीज़ लिखा है, मैंने विलेजेस नहीं लिखा। ओके, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, दे आर लिंक्ड विथ ईच अदर। तो वो फ्लोरिश कहाँ हुई? इंदस रिवर के बगल में, सिंधु नदी जिसे कहते हैं, वहीं से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हिंद नाम आता है हमारा, ठीक है? तो सिंधु नदी जिसे हम इंदस कहते हैं इंग्लिश में, इसके किनारे, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंदस, करीबन 4700 साल पहले स्टैब्लिश होना शुरू हुआ सिटीज़। लेटर ऑन, आफ्टर establishment of the cities on the banks of river Indus and its tributaries, obviously there are 5 tributaries of river Indus। आप लोगों को अगर पता हो तो आप लोग उसे कमेंट करिएगा नाम, सतलज, रावी, ब्यास, और भी हैं। और उसके बाद गंगा नदी के किनारे भी सिटीज़ का इस्टेब्लिशमेंट होना शुरू हुआ। आप लोगों ने सुना है बनारस, द ओल्डेस्ट सिटी, यस, गंगा नदी के किनारे, ठीक है?
जो अभी तक एग्जिस्ट कर रही है ऑब्वियसली, द ओल्डेस्ट सिटी विच एग्जिस्टेड टिल नाउ ऑल्सो इज बनारस। तो वो गंगा नदी के किनारे इस्टेब्लिश की गई थी, राइट। और बाकी सारे सिटीज़ जैसे आप मोहनजोदारो, हड़प्पा, आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बारे में हम पढ़ते हैं, वो कहाँ है? इंडस के किनारे, बट वो अब नहीं हैं सारे, ठीक है, इसलिए। ओके, सो आई होप द चैप्टर, द मेन पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर, व्हाट, वेयर, हाउ, किस तरह से, व्हेन, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर से कवर कर ली है। एंड आई होप यू enjoyed it and you liked it also. Okay, so yes, if you liked it, I want you to share it as much as you can, okay, with others, so that they can also see it and they'll also enjoy it, okay, because this thing is really important for you, right? Okay, so I'll meet you again in my next video. Till then, keep learning, keep enjoying. Bye bye, have a nice day everyone.